अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की हमारे मिड टर्म की एनाटॉमी फिजियोलॉजी की पीपीटी का यूनिट 2 होम्योस्टेटिस एंड अडेप्टेशन, जो कि हमारी डाउ की पीपीटी है और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेमेस्टर है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन टर्म होम्योस्टेटिस, define the factors which affect homeostasis, define feedback mechanism and its component, discuss the role of feedback mechanism in maintenance of homeostasis with एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं होम्योस्टेटिस क्या होता है। स्टेबल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रहना, कंट्रोल रहना, रेगुलेट रहना आपका होम्योस्टेटिस कहलाता है। शॉर्ट टर्म में बात करें, होम्योस्टेटिस इज अ बैलेंसिंग act that can be thrown out of the whack by environment challenges. If the system cannot restore balance, it can lead to death. अगर आपका ये environment balance में रहेगा तो आपकी जो है होम्योस्टेटिस मेंटेन रहेगी, आपका बॉडी फंक्शन जो है वो रेगुलेट सही से करेगा, कंट्रोल भी सही रहेगा। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से इसमें जो है बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं, जिसकी वजह से ये डिसबैलेंस हो सकता है। अगर ये बिल्कुल ही डिसबैलेंस हो गया तो पर्सन की डेथ हो सकती है। तो होम्योस्टेटिस मेंटेन रहना आपकी बॉडी में लाजमी ज़रूरी है। होम्योस्टेटिस की बात करें, होम्यो का मतलब होता है सेमनेस, स्टेटिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल। होम्योस्टेटिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस इन द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट ड्यू टू द केसलेस इंटरप्ले ऑफ द बॉडीज मेनी रेगुलेटरी प्रोसेसेस। होम्योस्टेटिस एक ऐसी कंडीशन है, इसमें इक्विलिब्रियम रहता है आपके बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट में, यानी कि बैलेंस बरकरार रहता है ड्यू टू द केसलेस के जरिए, और इंटरप्ले यानी कि आपकी बॉडीज़ में बहुत सारे रेगुलेटर प्रोसेस होते हैं। किडनी अपना फंक्शन प्ले करती है, स्टमक अपना फंक्शन प्ले करता है। अगर इन केस इन तमाम ऑर्गन्स में अगर कोई ना कोई इश्यूज आ सकते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, तो उससे क्या होता है कि होम्योस्टेटिस आपका डिसबैलेंस हो सकता है, और डिसबैलेंस होने की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। होम्योस्टेटिस इज अ डायनेमिक कंडीशन, ये एक डायनेमिक कंडीशन है। इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशंस, अगर कंडीशन चेंज हो तो उस रिस्पॉन्स में द बॉडी इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट अमंग पॉइंट्स इन अ नैरो रेंज दैट इज कैपेबल विद मेंटेन लाइफ। तो बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे, यानी कि नैरो पॉइंट जिनको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे करें कि द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड नॉर्मली स्टे बिटवीन 70 एंड 110 मिलीग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पर 100 मिलीमीटर्स ऑफ ब्लड। ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में नॉर्मली स्टे रहता है 70 से 110 मिलीग्राम्स के दरमियान, और ग्लूकोज जो है वो 100 मिलीलीटर्स हो जाएगा ब्लड में। तो इट मीन्स कि आपका जो होम्योस्टेटिस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अब तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि ब्लड में जो है ग्लूकोज 70 to 110 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है, रोजाना स्टे करता है। अगर 100 मिलीलीटर्स में होगा तो वो डिसबैलेंसिंग कॉज कर सकता है, कोई डिजीज कॉज कर सकता है। ईच स्ट्रक्चर from the cellular level of the systemic level contributes in some way to keeping the internal environment of the body within the normal limits. हर स्ट्रक्चर जो है वो एक सेलुलर लेवल से है, उसका एक सिस्टमिक लेवल है जो कि कंट्रीब्यूट करता है कि आपके इंटरनल इन्वायरमेंट पर, आपकी बॉडी में हर हर ऑर्गन की जो है वो एक नॉर्मल लिमिट है कि इतनी उसने फॉर्मेशन करनी है, इतना उसने फंक्शन करना है। ड्यू टू इंटरनल चेंजेस, एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से अगर इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं तो आपको होम्योस्टेटिस जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है। The process of maintaining a controlled, stable internal environment is called homeostasis. This is the main point for the MCQs, that what is the definition of homeostasis. एक प्रोसेस होता है कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट देता है, वो आपको होम्योस्टेटिस कहलाता है। होम्योस्टेटिस मस्ट बी मेंटेन फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग एंड टू सस्टेन लाइफ। जिंदगी गुजारने के लिए, ये नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए होम्योस्टेटिस लाजमी मेंटेन रहना चाहिए। होम्योस्टेटिस इम्बेलेंस होगा तो क्या हो सकता है, अ डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेटिस रिजल्टिंग इन डिजीज। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके नतीजे में फिर डिजीज हो सकती है। ये क्या है, कंट्रोल ऑफ सेंटर रिसेप्टर सेंसर इफेक्टर सेंसर्स, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, स्टिमुलस प्रोड्यूस चेंज इन वेरिएबल। इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है वेरिएबल होम्योस्टेटिस और इम्बैलेंस में, कि स्टिमुलस प्रोड्यूस चेंजेस इन वेरिएबल, कुछ चेंजेस आ रही हैं, अगर वेरिएबल आ रही है तो उसके बाद क्या होगा कि चेंज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर में चेंजेस आएंगे। फिर इनपुट इंफॉर्मेशन सेंड अलोंग अ फ्रंट पाथवे, कहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, आउटपुट इन्फॉर्मेशन जाएगी। फिर यानी कि
इसमें जो है इतना हो सकता है कि अगर स्टिमुलस ने कुछ भी प्रोड्यूस किया उसमें चेंजेस आ रही हैं, उसने डिटेक्ट रिसेप्टर को मैसेज दिया, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल सेंटर से होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से, नर्वस सिस्टम से, फिर हमारे जाएगी इफेक्टर के पास। इफेक्टर का मतलब कि इफेक्ट क्या हो रहा है, तो उसके आउटपुट में क्या होगा इंफॉर्मेशन में कि इंफॉर्मेशन जो आप सेंड कर रहे हैं वो एफरेंट पाथवे से जाएगी और उसका इफेक्ट फिर क्या आएगा कि इम्बैलेंस होम्योस्टेटिस आपका हो सकता है। रेस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर फीडबैक to influence magnitude of stimulus and returns variable to homeostasis। फिर देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग होम्योस्टेटिस। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि होम्योस्टेटिस पर इफेक्ट करता है, कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ अनवांटेड केमिकल्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ये केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि अनवांटेड होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, इसका भी एक मेजर रोल है होम्योस्टेटिस का फैक्टर्स में। एक ऐसी कंडीशन है ऑर्गेनिज्म लीव्स में वेरी ग्रेटली ऑफन ओवर अ ब्रीफ पीरियड, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा है, लीव कर रहा है, लाइफ कर रहा है, लेकिन जो है वो ग्रेटली ऑफ इन अ ब्रीफ पीरियड तक वो नहीं कर सकता क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ज़्यादा चेंजेस आती हैं, जैसे टेम्परेचर अगर हो गया, एसिडिटी, साल्ट, वाटर, ये तमाम एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एडजस्ट करना लाजमी है। फिर आ जाता है 2 मेजर सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसको हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है। द नर्वस सिस्टम regulates homeostasis by sending electrical signals known as nerve impulses, action potential to organs that can contract deviations from the balance state। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम आपके होम्योस्टेटिस को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड करता है आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि जो सिग्नल सेंड होता है वो नर्व इम्पल्सिस के थ्रू होता है। तो वो होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। जैसे आपको चोट लगी है तो चोट लगने के बाद आपको वहाँ सेंसेशन हो रही है, आपको पेन हो रहा है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से जो पेन होता है, पेन जो है वो नर्व इम्पल्सिस के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट करता है नर्वस सिस्टम के जरिए ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि यहाँ पर चोट लगी है और यहाँ पर पेन हो रहा है। तो उसका आउटकम क्या आता है, उसका आउटकम ये आता है कि चोट लगने के बाद दर्द आपको कितना % हो रहा है, कि वो माइल्ड है, कि वो मॉडरेट है, कि वो सीवियर है, या वर्स्ट पॉसिबल है, तो वो उसका आउटकम आता है। ठीक है, वो एक्शन पोटेंशियल का वर्क होता है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसे ग्लैंड्स और हार्मोन्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैसेंजर मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं, यानी कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। एंडोक्राइन सिस्टम से ये सवाल आ सकता है एग्जाम में कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स शामिल होते हैं उनसे सिक्रीशंस जो हार्मोन्स होते हैं तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं या डक्ट के थ्रू जाते हैं। तो हार्मोन्स जो रेगुलेट होते हैं, सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड से, ऑर्गन से, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। नर्व इम्पल्सेस टिपिकली कॉज रैपिड चेंजेस बट हार्मोन यूजुअली वर्क मोर स्लोली। जो नर्व इम्पल्सेस सिग्नल लेकर जा रही हैं वो रैपिड यानी कि फौरी तौर पे चेंजेस ला सकती हैं। जैसे दर्द हो रहा है आपको तो फौरी तौर पे आपको पता चलेगा कि दर्द किस तरीके से हो रहा है, लेकिन हार्मोन्स जो है वो स्लोली वर्क करते हैं। क्यों? अब आप स्ट्रेस में हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस में जो है वो नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होगा, लेकिन वो एकदम से हाई पीक लेवल पर नहीं चला जाएगा, वो स्लो हार्मोन रिलीज होता रहेगा जिस तरीके से स्ट्रेस आपका बढ़ता रहेगा। बोथ मीन्स ऑफ रेगुलेशन however work toward the same and they usually throw negative feedback। और इनकी जो रेगुलेशन होती है जब ये वर्क करते हैं तो ये इनका जो फीडबैक आता है वो नेगेटिव आता है क्योंकि उसके रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखते हैं फीडबैक सिस्टम क्या होता है। अ फीडबैक सिस्टम और अ फीडबैक लूप इज अ साइकिल ऑफ इवेंट इन विच द स्टेटस ऑफ द बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, इवेलुएट, चेंज, रिमाइंडर्ड, रीइवेलुएट एज सो ऑन। एक फीडबैक सिस्टम है, एक साइकिल है, एक ऐसा इवेंट है कि आपकी बॉडी का जो स्टेटस है वो मॉनिटर किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, उसमें चेंजेस जो होती हैं उसको रिमाइंडर किया जाता है, यानी कि ईच मॉनिटर वेरिएबल सच एज बॉडी टेम्प, जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया वो भी एक फीडबैक है, ब्लड प्रेशर हो गया ये भी एक फीडबैक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसको हम BGL कहते हैं वो भी आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी क्या है, फीडबैक है। ये तमाम वो कंडीशन है जिनको हम कंट्रोल कर सकते। अब टेम्परेचर ज़्यादा है, 101 फ़ारेनहाइट पर चला गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम तो करेंगे ना, लेकिन उसका फीडबैक क्या हुआ कि टेम्परेचर कम
हो सकता है। ब्लड प्रेशर 160 पे चला गया तो वो कम हो सकता है। ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया तो वो भी कम हो सकता है। तो ये फीडबैक सिस्टम होते हैं जिसके अगेंस्ट जिसके रिस्पॉन्स आपका बॉडी देती है। एनी डिसरप्शन दैट चेंजेस अ कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड स्टिमुलस। कोई भी डिसरप्शन की वजह से कंट्रोल कंडीशन में चेंजेस का आना स्टिमुलस कहलाता है। अ फीडबैक सिस्टम इंक्लूड 3 बेसिक कंपोनेंट। फीडबैक सिस्टम में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। रिसेप्टर का काम होना, कंट्रोल सेंटर का वर्क करना और इफेक्टर क्या इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, होम्योस्टेटिस रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। और डिक्रीज इन द हार्ट रेट डिक्रीज ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट की डिक्रीजिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल, अब ऊपर से अगर हम इसको पढ़ें, सम स्टिमुलस डिस्टर्ब होम्योस्टेटिस बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, रिसेप्टर्स जो होंगे वो ब्लड वेसल्स को नर्व इम्पल्सिस से जो है वो सेंड करेंगे, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है तो नर्व इम्पल्सिस से सिग्नल आएगा। कंट्रोल सेंटर में क्या आएगा, ब्रेन इंटरप्रीट्स इनपुट एंड सेंड। ब्रेन जो है वो उसका इंटरप्रीट करे कि हाँ ब्लड प्रेशर तेज हो गया है, अब उसके रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए। तो उसके रिस्पॉन्स क्या आएगा, आउटपुट में इफेक्ट करेगा। किस पे इफेक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर किस पे इफेक्ट करता है, हार्ट पे करेगा, ब्लड वेसल्स पे करेगा, वो नैरो हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की। तो ये क्या है, एक फीडबैक सिस्टम होता है। रिसेप्टर क्या होता है, इट्स अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर चेंजेस इन अ कंट्रोल कंडीशन एंड सेंस इनपुट और कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, सर्टेन नर्व एंडिंग इन द स्किन सेंस टेम्परेचर एंड कैन डिटेक्ट चेंजेस सच एज अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन टेम्परेचर। यानी कि रिसेप्टर क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होती हैं उनको मॉनिटर करता है, कंडीशन को कंट्रोल करता है और इनपुट को कंट्रोल करता है। इनपुट को जो है वो कंट्रोल सेंटर तक सेंड करता है। जैसे नर्व एंडिंग जो होती है हमारी स्किन में, फिंगर टिप पे अगर बात करें, पाम सोल पे बात करें तो ये एक सेंसरी एरिया है। स्किन में जो है सेंसरी टिप्स होती हैं जो कि हमारी फिंगर टिप पे प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं ना, तो इसका टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकता है कि चेंजेस आ सकती हैं। ड्रामेटिक ड्रॉप इन टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि अगर हम किसी चीज़ को टच करेंगे कि कौन सी चीज़ ठंडी है और कौन सी चीज़ गर्म है। कंट्रोल सेंटर में क्या होता है, इट इज द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन सेट्स द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच अ कंट्रोल कंडीशन शुड बी मेंटेन, इवेलुएट्स द इनपुट इट रिसीव फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड जनरेट आउटपुट कमांड्स व्हेन दे आर नीडेड। फॉर एग्जाम्पल स्किन टेम्परेचर, ब्रेन एक्ट एज कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में क्या होता है कि जो ब्रेन जो है वो उस रेंज ऑफ वैल्यूज को सेट करता है कि अब इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। ब्रेन के पास नर्व इम्पल्सिस के थ्रू सिग्नल गया कि ब्लड प्रेशर जो है 160 से हाई है, ठीक है। अब ब्रेन ने ये रिसीव किया कि ब्लड प्रेशर 160 से हाई है, अब वो किस तरीके से उसको मेंटेन करेगा, उसका आउटपुट भी जनरेट करेगा कि उसका आउटपुट किस तरीके से जनरेट करेगा कि उसको बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग हम उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन की तक मैसेज चला गया। ब्रेन हमें थोड़ी बाहर निकल के बताएगा कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डॉक्टर के पास जाओ, वो इसको कम करेगा। ऐसे नहीं होता। या अगर हमें चोट लगी है तो हम चीख चीख के बोलें कि जाओ हमारे ब्रेन के पास मैसेज लेके कि हमें चोट लगी है, हमें पेन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं होता कि हमारा बॉडी में जो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, चोट लगते ही मैसेज चला जाता है, मैसेज जाते ही हमें पेन शुरू हो जाता है। अब इफेक्टर का काम क्या होता है, ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि आउटपुट को रिसीव करता है कंट्रोल सेंटर से। ब्लड प्रेशर हाई था, ब्रेन को पता था। अब इफेक्टर ने क्या किया कि ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है ना वो वहां से रिसीव करके हमारी बॉडी में चेंजेस को क्या करेगा, प्रीफर करेगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसकी साइन एंड सिम्टम्स हमें नजर डाउननेस शुरू हो जाएगी, ठीक है, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी हमें पता चलेगा। स्वेलिंग होने, किसी किसी के फेस पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, तो उससे हमें पता लगेगा कि इनकी जो ब्लड प्रेशर रीडिंग है वो ज़्यादा हाई है। तो इफेक्टर का मतलब होता है कि क्या वो इफेक्ट कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, उस कंडीशन को कैसे कंट्रोल करती है, वो इफेक्टर में किया जाता है। एवरी ऑर्गन्स और टिश्यूज इन द बॉडी कैन बिहेव एज एन इफेक्टर। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने वाले ऑर्गन्स और टिश्यूज जो है वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे इफेक्टर हो, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक का काम क्या होता है, इफेक्ट तो करेगा, डाइजेशन में हेल्प करता है, HCl को प्रोड्यूस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो ये भी इफेक्ट कर रहा है। पानी पीते हैं, किडनीज का काम क्या होता है, यूरिन की फॉर्मेशन करती है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो वो यूरेटर से ब्लैडर में आता है, ब्लैडर में आता है तो यूरिथ्रा में जाता है, यूरिथ्रा से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये एक आउटपुट होता है कि हमने पानी पिया और उसको एब्जॉर्ब होने के बाद एक्सक्रीट आउट भी कर दिया।
When your body temperature drops sharply, your brain control center send nerve impulses output to your skeletal muscles effector. जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन का यानी कि ब्रेन तक मैसेज जाता है कि इसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है। फिर वहां से कंट्रोल सेंटर से आउटपुट आता है इफेक्टर्स की तरफ के स्केलेटल मसल्स से जो आउटपुट आएगा, यानी कि आपके जो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से स्केलेटल मसल्स ठीक से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, तो उस वहां पर आपको मैसेज जाएगा, तो वो आपका इफेक्टर होगा। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ लेबर कंट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक को ये समझिए कि पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि उसमें पेन होता है, सेंसेशन होती है लेबर पेन के दौरान, यानी कि बेबी का डिलीवर होना, ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, यानी कि डिलीवरी हम कर रहे हैं, डिलीवरी करने के बाद कंट्रैक्शन जो हो रही है यूट्राइन की, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि हमें कोई ना कोई फीडबैक मिलेगा। तो क्या मिल रहा है इसकी वजह से कि बेबी का बर्थ होना। ठीक है, उसके बाद है ये वही यहाँ पर इफेक्टर, उसकी बात की जा रही है। नेगेटिव फैक्टर को मैं आपको, तो नेगेटिव में ये होता है कि उसके अकॉर्डिंग कोई भी रेस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, उसका हमें नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है कि हम उस चीज़ को कम नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमारे बॉडी में हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही है तो वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको कम कर सकें, तो वो हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है। वो चीज़ जो हम खुद से कर सकते हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे अब चाइल्ड बर्थ की बहुत अच्छी यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है, लेबर पेन होता है। तो अब ये तो नहीं कि हम पेन को कम करें और चाइल्ड को रहने दें, नहीं, हम पेन को उस वक्त नहीं देखते, हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है कि बेबी को डिलीवर करना है। तो बेबी को डिलीवर करते वक्त जो कंडीशन होती है, जो फीडबैक होता है, वो हमें पॉजिटिव मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पीपीटी। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी क्वेरी, कोई ऐसी टर्म जो आपको समझ ना आई हो, तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।